हेलो फ्रेंड्स, स्टोरी मैग्निफाइड पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं क्रिटिकल थिंकिंग बुक की, जिसे लिखा है साइमन ब्रैडली ने। सोचिए, अगर कोई आपके सामने आए और कहे आपके पास सिर्फ 2 मिनट हैं और इसी 2 मिनट में आपको ऐसा डिसीजन लेना है जो आपके पूरे करियर का फ्यूचर तय करेगा, क्या आप उस समय सही फैसला कर पाएंगे? यही तो हमारी जिंदगी की सच्चाई है। हर दिन हम छोटे बड़े फैसलों से घिरे रहते हैं, लेकिन असली फर्क इस बात से पड़ता है कि हम सोचते कैसे हैं। क्या हम सिर्फ भावनाओं के आधार पर चूज करते हैं, या हम फैक्ट्स, लॉजिक और पॉसिबिलिटीज को देखकर क्लियर डिसीजन लेते हैं? साइमन ब्रैडली कहते हैं कि ज्यादातर लोग सोचते हैं कि वे अच्छे डिसीजन मेकर हैं, लेकिन असल में हमारी सोच बार बार शॉर्टकट्स लेती है। हम अक्सर वही मान लेते हैं जो हमें कन्वीनियंट लगता है, वही फॉलो करते हैं जो सब कर रहे हैं, और वही मान लेते हैं जो हमें सुनना अच्छा लगता है। यही वजह है कि हम कई बार गलतियों में फंस जाते हैं। उदाहरण के लिए, मान लीजिए आप किसी ऑनलाइन शॉपिंग साइट पर हैं। आपको एक प्रोडक्ट दिखता है जिस पर लिखा है 10,000 लोगों ने इसे 5 स्टार्स दिए हैं। ऑटोमेटिकली आपका दिमाग मान लेता है कि यह प्रोडक्ट बेस्ट होगा। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि ये रिव्यूज ऑथेंटिक हैं या सिर्फ मार्केटिंग स्ट्रेटजी? यही फर्क क्रिटिकल थिंकर और एवरेज थिंकर के बीच होता है। क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब है सवाल पूछना, हर एंगल से देखना और फिर लॉजिकली सोचना। ये स्किल आपको सिर्फ स्मार्ट नहीं बनाती, बल्कि आपको भीड़ से अलग खड़ा करती है। क्योंकि जब सब लोग हर्ड मेंटालिटी से डिसीजंस ले रहे होते हैं, तब क्रिटिकल थिंकर फैक्ट्स और लॉजिक से गाइडेड होकर मूव करता है। ब्रैडली हमें बताते हैं कि क्रिटिकल थिंकिंग सिर्फ करियर डिसीजंस या एकेडमिक्स में काम नहीं आती। ये रिलेशनशिप्स, फिनेंसेस और एवरीडे लाइफ तक में असर डालती है। इमेजिन कीजिए, आपका दोस्त कहे कि उसने आपके बारे में कुछ बुरा सुना है। अगर आप बिना सोचे रिएक्ट करेंगे तो रिलेशन टूट सकता है। लेकिन अगर आप कामली सोचेंगे कि सोर्स क्या है, कॉन्टेक्स्ट क्या है, क्या सच में ये बात हुई, तो शायद मिसअंडरस्टैंडिंग दूर हो जाएगी और दोस्ती बच जाएगी। और सबसे मजेदार बात यह है कि क्रिटिकल थिंकिंग क्रिएटिविटी को कम नहीं करती, बल्कि उसे और मजबूत बनाती है। जब आपका दिमाग लॉजिकली क्लियर होता है तो आपके आइडियाज ग्राउंडेड और प्रैक्टिकल होते हैं। ये किताब हमें स्टेप बाय स्टेप सिखाती है कि हम अपनी सोच को कैसे शार्पन करें, बायसेस को कैसे पहचानें और हर सिचुएशन में बेस्ट डिसीजन कैसे लें। तो अब वक्त है इस जर्नी को गहराई से एक्सप्लोर करने का। आगे हम 12 सीखों के जरिए देखेंगे कि क्रिटिकल थिंकिंग कैसे न सिर्फ हमारी सोच बल्कि हमारी पूरी जिंदगी को बदल सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं पहली सीख से। साइमन ब्रैडली हमें सबसे पहले ये सिखाते हैं कि क्रिटिकल थिंकिंग की शुरुआत अजम्पशंस को चैलेंज करने से होती है। हमारी दिक्कत यह है कि हम ज्यादातर बातें बिना वेरीफाई किए मान लेते हैं। हमें जो दिखाई देता है वही सच लगता है। लेकिन क्रिटिकल थिंकर कभी भी सरफेस लेवल ऑब्जर्वेशन पर भरोसा नहीं करता। इमेजिन कीजिए, आपने वर्क प्लेस में किसी कॉलीग को देखा जो हमेशा चुप रहता है। आपका माइंड तुरंत अजम्पशन बना लेता है, ये इंसान एरोगेंट है इसलिए सोशल नहीं है। लेकिन क्या आपने ये सोचा कि शायद वो इंट्रोवर्ट हो, या शायद अभी किसी पर्सनल प्रॉब्लम से जूझ रहा हो? अजम्पशन बदलते ही परसेप्शन बदल जाता है। यही क्रिटिकल थिंकिंग का पहला कदम है। हर बात को फेस वैल्यू पर न लेना। ब्रैडली बताते हैं कि हमारा दिमाग कॉग्निटिव बायसेस से भरा हुआ है। ये बायसेस शॉर्टकट्स की तरह काम करते हैं। जैसे अगर कोई इंफॉर्मेशन बार बार सुनाई दे तो हमें ऑटोमेटिकली लगने लगता है कि ये सच है। इसे कहते हैं अवेलेबिलिटी बायस। क्रिटिकल थिंकर ऐसे ट्रैप्स से बचता है। वो पूछता है कि ये सच किस आधार पर है, क्या इसका कोई प्रूफ है? इस सोच को डेवलप करने का सबसे आसान तरीका है सवाल पूछना। क्यों, कैसे, क्या इसका कोई दूसरा एक्सप्लेनेशन हो सकता है? ये छोटे छोटे सवाल आपको डीपर अंडरस्टैंडिंग देते हैं। फिल नाइट की तरह एंटरप्रेन्योर्स या साइंटिस्ट्स की सक्सेस इसी हैबिट से आती है। न्यूटन ने सेब को गिरते हुए देखा तो उन्होंने बस एक्सेप्ट नहीं किया कि ये नॉर्मल है। उन्होंने पूछा, ये नीचे ही क्यों गिरता है? और वहीं से ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट आया। ये है अजम्पशंस को चैलेंज करने का रिजल्ट। हमारी डेली लाइफ में भी ये बेहद यूजफुल है। एग्जाम्पल के तौर पर, किसी न्यूज हेडलाइन को देखकर तुरंत बिलीव करने के बजाय सोर्स चेक करना, या किसी र्यूमर को सुनकर रिएक्ट करने के बजाय कंफर्म करना, यह सब आपको गलत फैसलों से बचाता है। तो पहली सीख हमें यही बताती है कि हर अजम्पशन पर सवाल उठाइए। जो दिखाई दे रहा है उसके पीछे भी ट्रूथ छुपा हो सकता है। अब जबकि हमने ये समझ लिया
कि अजम्पशंस को चुनौती देना क्रिटिकल थिंकिंग की पहली सीढ़ी है। अगली सीख हमें ये दिखाएगी कि जानकारी को एनालाइज करने की हैबिट कैसे क्लैरिटी और सही निर्णय लेने में मदद करती है। अब बढ़ते हैं दूसरी सीख की ओर। अजम्पशंस को चैलेंज करने के बाद अगला कदम है जानकारी को गहराई से एनालाइज करना। साइमन ब्रैडली बताते हैं कि इंफॉर्मेशन की दुनिया में हम आज डेटा से घिरे हुए हैं। सोशल मीडिया, न्यूज़, एड्स, हर जगह हमें लगातार जानकारी मिलती है। लेकिन क्रिटिकल थिंकर वही है जो इन ढेर सारी सूचनाओं को फिल्टर कर पाए और देख पाए कि असल में सच क्या है और डिस्ट्रैक्शन क्या। मान लीजिए आपको दो अलग अलग न्यूज़पेपर्स में एक ही खबर पढ़ने को मिलती है। पहला अखबार कहता है कि इकोनॉमी तेजी से गिर रही है, जबकि दूसरा लिखता है कि ग्रोथ हो रही है। अब एवरेज पर्सन शायद अपनी पसंद के हिसाब से एक साइड पकड़ लेगा, लेकिन क्रिटिकल थिंकर दोनों सोर्सेस को एनालाइज करेगा। वो देखेगा कि डेटा किसने दिया है, किस टाइम पीरियड का है और क्या उसमें बायस छुपा हो सकता है। ब्रैडली समझाते हैं कि एनालिसिस का मतलब सिर्फ नंबर्स और फैक्ट्स देखना नहीं, बल्कि कॉन्टेक्स्ट समझना भी है। किसी भी चीज को अलग अलग पर्सपेक्टिव से देखना जरूरी है। एग्जाम्पल के लिए, अगर कोई स्टूडेंट एग्जाम में फेल हो गया तो सिर्फ इतना कह देना आसान है कि वो मेहनती नहीं है, लेकिन अगर हम कॉन्टेक्स्ट देखें तो शायद पता चले कि रिसोर्सेज नहीं थे, हेल्थ इश्यूज थे या टीचिंग क्वालिटी खराब थी। एनालिसिस करने से पिक्चर पूरी और बैलेंस्ड बनती है। क्रिटिकल थिंकिंग हमें यह भी सिखाती है कि हर इंफॉर्मेशन को कैटेगराइज करना सीखें। क्या ये फैक्ट है, ओपिनियन है या सिर्फ रूमर? अक्सर हम इन तीनों को मिक्स कर देते हैं और वही कंफ्यूजन डिसीजंस में दिखाई देती है। इस हैबिट का असर हमारी पर्सनल लाइफ पर भी पड़ता है। इमेजिन कीजिए कि आपके दोस्त ने आपको मैसेज रिप्लाई नहीं किया। इमीडिएट रिएक्शन हो सकता है कि वो मुझसे नाराज है, लेकिन एनालाइज कीजिए, क्या वो बिजी हो सकता है? क्या उसका फोन स्विच ऑफ है? क्या उसने मैसेज देखा ही नहीं? एनालिसिस आपको गलत कंक्लूजन से बचाता है। तो दूसरी सीख हमें यही बताती है कि हर जानकारी को सतही तौर पर मत लीजिए। कॉन्टेक्स्ट में देखिए, सोर्सेज को वेरीफाई कीजिए और फैक्ट्स को ओपिनियन से अलग करना सीखिए। अब जब हमने समझ लिया कि एनालिसिस क्रिटिकल थिंकिंग का कोर है, तो अगली सीख हमें यह सिखाएगी कि एविडेंस की तलाश हर डिसीजन को और मजबूत कैसे बनाती है। अब आते हैं तीसरी सीख पर। साइमन ब्रैडली हमें यह बताते हैं कि क्रिटिकल थिंकिंग का असली आधार है एविडेंस की तलाश करना। बिना एविडेंस के कोई भी स्टेटमेंट केवल एक राय है, लेकिन एविडेंस उसे क्रेडिबिलिटी देता है। हमारी डेली लाइफ में हम अक्सर बिना सबूत के कंक्लूजन्स बना लेते हैं। मान लीजिए किसी कोलीग ने प्रोजेक्ट डेडलाइन मिस कर दी, तुरंत दिमाग कहेगा ये इंसान इर्रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन क्रिटिकल थिंकर तुरंत पूछेगा, क्या इसके पास कोई वैलिड रीजन था? क्या उसने रिसोर्सेज मांगे थे जो मिले नहीं? क्या एक्सटर्नल सर्कमस्टेंसेस थे? यानी जजमेंट लेने से पहले एविडेंस देखना जरूरी है। ब्रैडली कहते हैं कि एविडेंस केवल नंबर्स या स्टैटिस्टिक्स तक सीमित नहीं है। ये ऑब्जर्वेशंस, रिलायबल टेस्टिमोनियल्स और रिपीटेबल पैटर्न्स में भी मिलता है। किसी थ्योरी या क्लेम को स्ट्रॉन्ग तभी कहा जा सकता है जब उसके पीछे कंसिस्टेंट प्रूफ हो। सोचिए, अगर मेडिकल साइंस में डॉक्टर सिर्फ पेशेंट्स की कहानियों पर भरोसा करते, बिना टेस्ट्स और रिपोर्ट्स के, तो शायद ट्रीटमेंट्स कभी इफेक्टिव ना होते। एविडेंस ही वो टूल है जो सही और गलत में फर्क करता है। ब्रैडली ये भी समझाते हैं कि हमें हर एविडेंस की क्वालिटी पर भी ध्यान देना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए, अगर किसी रिसर्च को सिर्फ 10 लोगों पर किया गया है, तो उसका रिजल्ट उतना भरोसेमंद नहीं होगा जितना कि हजारों पार्टिसिपेंट्स पर किया गया रिसर्च। यानी हर प्रूफ को क्रिटिकली एग्जामिन करना जरूरी है। क्या ये कंप्लीट है? क्या इसमें बायस है? क्या इसे रिपीट किया जा सकता है? ये अप्रोच हमारी पर्सनल लाइफ में भी काम आती है। इमेजिन कीजिए किसी दोस्त ने आपको किसी और के बारे में नेगेटिव बातें बताई। अगर आप तुरंत बिलीव कर लेते हैं तो रिलेशन खराब हो सकता है। लेकिन अगर आप एविडेंस ढूंढते हैं कि क्या वाकई उसने ये कहा, क्या ये सिर्फ मिसअंडरस्टैंडिंग है, तो आप अननेसेसरी कॉन्फ्लिक्ट से बच सकते हैं। तो तीसरी सीख हमें यही बताती है, हर जजमेंट से पहले एविडेंस देखिए। प्रूफ के बिना कोई भी क्लेम अधूरा है। अब जब हमने ये समझ लिया कि एविडेंस हर सोच का फाउंडेशन है, तो अगली सीख हमें ये दिखाएगी कि लॉजिकल रीजनिंग यानी स्टेप बाय स्टेप सोचना कैसे हर प्रॉब्लम का सबसे मजबूत सोल्यूशन निकाल सकती है। अब बढ़ते हैं चौथी सीख की ओर।
साइमन ब्रैडली बताते हैं कि क्रिटिकल थिंकिंग का दिल है लॉजिकल रीजनिंग, यानी स्टेप बाय स्टेप सोचना, हर पॉइंट को कनेक्ट करना और कंक्लूजन तक सिस्टमैटिकली पहुंचना। बिना लॉजिक के हमारी सोच इनकम्प्लीट रहती है। सोचिए, एक डिटेक्टिव मर्डर केस सॉल्व कर रहा है। अगर वो सिर्फ सस्पेक्ट्स की बातें सुनकर फैसला ले ले तो शायद असली क्रिमिनल बच जाए, लेकिन जब वो क्लूज को जोड़ता है कि किस समय कौन कहां था, किसके पास मोटिव था, किसके फिंगरप्रिंट्स मिले, तो धीरे धीरे पजल सॉल्व होने लगता है। यही है लॉजिकल रीजनिंग। ब्रैडली हमें समझाते हैं कि रीजनिंग दो तरह की होती है, डिडक्टिव और इंडक्टिव। डिडक्टिव रीजनिंग में आप जनरल प्रिंसिपल से पर्टिकुलर केस पर पहुंचते हैं, जैसे सभी बर्ड्स के पंख होते हैं, स्पैरो एक बर्ड है तो स्पैरो के पंख होंगे। जबकि इंडक्टिव रीजनिंग में आप छोटे छोटे ऑब्जर्वेशन से जनरल कंक्लूजन बनाते हैं, जैसे ये स्पैरो उड़ रहा है, दूसरा स्पैरो भी उड़ रहा है, तो शायद सभी स्पैरोज उड़ सकते हैं। क्रिटिकल थिंकर दोनों मेथड्स को समझदारी से यूज करता है। हमारी डेली लाइफ में भी रीजनिंग बहुत मदद करती है। मान लीजिए आप हेल्थ इंप्रूव करना चाहते हैं। अगर आप बिना सोचे हर न्यू डाइट फॉलो करेंगे तो रिजल्ट खराब हो सकता है, लेकिन अगर आप लॉजिकली सोचे कि मुझे किस तरह की फूड से एनर्जी मिलती है, किससे हेल्थ इश्यू बढ़ता है, कौन सा प्लान लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल है, तो आपका डिसीजन स्ट्रांग होगा। ब्रैडली ये भी कहते हैं कि लॉजिकल रीजनिंग सिर्फ फैक्ट्स जोड़ने का नाम नहीं है, बल्कि फैलेसीज यानी गलत आर्ग्यूमेंट्स को पहचानना भी है। अक्सर लोग डिस्कशंस में स्ट्रांग दिखने के लिए ऐसी बातें कहते हैं जो सुनने में सही लगती हैं पर असल में मिसलीडिंग होती हैं। क्रिटिकल थिंकर इन्हें पकड़ लेता है और साफ देख पाता है कि असली ट्रुथ क्या है। ये लेसन हमें ये सिखाता है कि हर प्रॉब्लम को छोटे छोटे स्टेप्स में तोड़कर देखिए। हर स्टेप लॉजिकली कनेक्ट होना चाहिए, तभी आप एक ऐसा सॉल्यूशन पाएंगे जो सिर्फ टेम्परेरी नहीं बल्कि लंबे समय तक काम करे। तो चौथी सीख यही कहती है कि हर डिसीजन को लॉजिक से टेस्ट कीजिए। रीजनिंग ही वो रस्सी है जो आपको अजम्पशंस और बायसेस के अंधेरे से बाहर निकालकर क्लैरिटी की रोशनी में लाती है। अब जब हमने समझ लिया कि लॉजिकल रीजनिंग क्रिटिकल थिंकिंग की बैकबोन है, तो अगली सीख हमें यह बताएगी कि पर्सपेक्टिव बदलने की कला हमारी सोच को और गहरा कैसे बना देती है। अब बढ़ते हैं पांचवी सीख की ओर। साइमन ब्रैडली हमें यह सिखाते हैं कि क्रिटिकल थिंकर बनने के लिए पर्सपेक्टिव बदलने की आदत डालनी पड़ती है। अक्सर हम किसी भी चीज को सिर्फ अपनी नजर से देखते हैं और यही हमारी सबसे बड़ी लिमिटेशन बन जाती है। लेकिन जब हम दूसरों की नजर से भी चीजों को देखना सीखते हैं तो समझ गहरी हो जाती है और डिसीजंस और भी बैलेंस्ड हो जाते हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल लीजिए। इमेजिन कीजिए कि वर्क प्लेस में किसी प्रोजेक्ट को लेकर आप और आपकी टीम के बीच डिसएग्रीमेंट हो गया। आपकी नज़र में आपका आइडिया सबसे प्रैक्टिकल है, लेकिन अगर आप थोड़ी देर के लिए टीममेट के पर्सपेक्टिव से सोचें कि उसके पास कौन से कंस्ट्रेंट्स हैं, वो किस तरह के चैलेंजेस देख रहा है, तो आपको महसूस होगा कि उसका आर्ग्यूमेंट भी इक्वली वैलिड है। यही हैबिट कॉन्फ्लिक्ट्स को सॉल्व करती है और इनोवेशन को जन्म देती है। ब्राइटली कहते हैं कि पर्सपेक्टिव शिफ्ट का मतलब है एम्पैथी डेवलप करना। एम्पैथी का मतलब केवल दूसरों की फीलिंग समझना नहीं, बल्कि उनकी लॉजिक और रीजनिंग को भी ग्रास्प करना। जब आप किसी डिबेट या डिस्कशन में ओपोनेंट के एंगल को सिंसियरली कंसिडर करते हैं, तो आप खुद भी स्ट्रॉन्गर रीजनिंग के साथ खड़े होते हैं। ये प्रिंसिपल केवल प्रोफेशनल लाइफ तक सीमित नहीं है, पर्सनल रिलेशनशिप्स में भी यही सबसे जरूरी है। फैमिली या दोस्ती में मिसअंडरस्टैंडिंग तभी होती है जब हम अपने नजरिए से चिपक जाते हैं और सामने वाले की बात सुनने से मना कर देते हैं। लेकिन अगर हम थोड़ी देर उसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोच लें कि वो ऐसा क्यों महसूस कर रहा है, उसकी सिचुएशन क्या है, तो कॉन्फ्लिक्ट्स आसानी से मेल्ट हो जाते हैं। हिस्ट्री में भी बड़े बदलाव पर्सपेक्टिव शिफ्ट से ही आए हैं। जब लोगों ने स्लेवरी को नॉर्मल मानना छोड़कर ये सोचना शुरू किया कि फ्रीडम हर इंसान का बर्थ राइट है, तभी सोसाइटी इवॉल्व हुई। जब साइंटिस्ट्स ने ये मानना बंद किया कि अर्थ यूनिवर्स का सेंटर है और नए पर्सपेक्टिव्स एक्सप्लोर किए, तभी नॉलेज आगे बढ़ी। तो ये लेसन हमें यही बताता है कि नैरो विजन से बाहर निकलना क्रिटिकल थिंकर की सबसे बड़ी ताकत है। मल्टीपल पर्सपेक्टिव से सोचकर ही हम बिगर पिक्चर देख पाते हैं। पांचवी सीख यही कहती है, दूसरों की नजर से देखना सीखिए। पर्सपेक्टिव बदलते ही क्लैरिटी और कंपैशन दोनों बढ़ते हैं। अब जबकि हमने समझ लिया कि पर्सपेक्टिव शिफ्ट क्रिटिकल थिंकिंग को कितना पावरफुल बनाता है, अगली सीख हमें यह दिखाएगी कि ओपन माइंडेड रहना और नए आइडियाज को एक्सेप्ट करना हमें रिजिड सोच से कैसे बचाता है। अब आते हैं छठी सीख पर। साइमन ब्रैडली हमें यह बताते हैं कि क्रिटिकल थिंकर बनने के लिए ओपन माइंडेड रहना बेहद जरूरी है।
क्लोज्ड माइंड हर नए आइडिया को खतरे की तरह देखता है, जबकि ओपन माइंड उसे एक पॉसिबिलिटी की तरह एक्सप्लोर करता है। यही फर्क एवरेज थिंकर और क्रिटिकल थिंकर में होता है। सोचिए, अगर गैलीलियो ने यह मानने से इनकार कर दिया होता कि अर्थ सूरज के चारों ओर घूमती है, तो साइंस का फ्यूचर कितना पीछे रह जाता। या फिर अगर इनोवेटर्स ने यह सोच दिया होता कि इंटरनेट कभी काम नहीं करेगा, तो आज की दुनिया की कल्पना भी मुश्किल होती। हिस्ट्री हमें यही बताती है कि हर बड़ा बदलाव ओपन माइंड से शुरू हुआ है। ब्रैडली कहते हैं कि ओपन माइंडेड होने का मतलब हर बात को ब्लाइंडली मान लेना नहीं है। इसका मतलब है हर नए आइडिया को एक चांस देना, उसे टेस्ट करना और फिर लॉजिकली वेरीफाई करना। यानी ना तो स्केप्टिसिज्म इतना रिजिड हो कि नया कॉन्सेप्ट एंटर ही न कर पाए, और ना ही एक्सेप्टेंस इतना लूज हो कि हर बात बिना प्रूफ के मान ली जाए। बैलेंस ही क्रिटिकल थिंकर की असली स्किल है। हमारी डेली लाइफ में भी ये बहुत काम आता है। इमेजिन कीजिए, कोई दोस्त आपको कोई नया हैबिट अडॉप्ट करने की सलाह देता है, जैसे मेडिटेशन। अगर आप क्लोज्ड माइंड से कहेंगे ये सब बेकार है, मेरे काम का नहीं, तो आप शायद उस बेनिफिट से वंचित रह जाएंगे। लेकिन अगर आप ओपन माइंड से कहेंगे चलो ट्राई करके देखते हैं, तो हो सकता है कि वही हैबिट आपकी लाइफ बदल दे। प्रोफेशनल लाइफ में भी यही प्रिंसिपल क्रिटिकल है। एक टीम में अगर हर इंसान अपने पुराने तरीकों पर अड़ा रहेगा तो इनोवेशन कभी नहीं होगा। लेकिन अगर हर मेंबर ओपन रहेगा कि नए तरीके को आजमाएं और लॉजिकली इवैल्यूएट करें, तो ब्रेक थ्रूज आते हैं। ये लेसन हमें यह भी सिखाता है कि ओपन माइंडेडनेस ह्यूमिलिटी से जुड़ा है। जब आप मानते हैं कि शायद मैं सब कुछ नहीं जानता, तभी आप नए लर्निंग्स के लिए जगह बनाते हैं, और यही ह्यूमिलिटी क्रिटिकल थिंकिंग को डीपन करती है। तो छठी सीख यही कहती है, ओपन माइंड रखो, नए आइडियाज को चांस दो, टेस्ट करो और फिर एविडेंस के साथ एक्सेप्ट या रिजेक्ट करो। यही बैलेंस आपको रिजिड सोच से बचाकर ग्रोथ की तरफ ले जाता है। अब जबकि हमने समझ लिया कि ओपन माइंडेड रहना क्रिटिकल थिंकिंग की कोर हैबिट है, अगली सीख हमें यह बताएगी कि कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे क्रिटिकल थिंकिंग को मजबूत बनाते हैं और आपके आइडियाज को दूसरों तक क्लियर और इंपैक्टफुल तरीके से पहुंचाते हैं। अब बढ़ते हैं 7वीं सीख की ओर। साइमन ब्रैडली हमें बताते हैं कि क्रिटिकल थिंकिंग सिर्फ अंदर सोचने की कला नहीं है, बल्कि उसे बाहर एक्सप्रेस करने की भी स्किल है। यानी कम्युनिकेशन जितना क्लियर होगा, क्रिटिकल थिंकिंग उतनी ही प्रभावशाली होगी। कई बार ऐसा होता है कि हमारे दिमाग में आइडियाज तो होते हैं, रीजनिंग भी स्ट्रांग होती है, लेकिन अगर हम उन्हें सही तरह से कम्युनिकेट ना कर पाएं, तो वो बेकार हो जाते हैं। इमेजिन कीजिए कि आपने किसी प्रोजेक्ट पर गहरी रिसर्च की है, लेकिन प्रेजेंटेशन के समय आप फैक्ट्स को कंफ्यूजिंग तरीके से एक्सप्लेन करते हैं, तो ऑडियंस आपके लॉजिक को समझने के बजाय बोर हो जाएगी। यही वजह है कि कम्युनिकेशन क्रिटिकल थिंकिंग का साथी है। ब्रैडली कहते हैं कि स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन में 3 क्वालिटीज होती हैं: क्लैरिटी, स्ट्रक्चर और एम्पैथी। क्लैरिटी का मतलब है कि आप सिंपल और प्रिसाइज लैंग्वेज का इस्तेमाल करें ताकि सामने वाला आपकी बात को आसानी से समझ सके। स्ट्रक्चर का मतलब है कि आपके पॉइंट्स लॉजिकली ऑर्गेनाइज्ड हों, जैसे एक कहानी की तरह फ्लो में। और एम्पैथी का मतलब है कि आप ये समझें कि सामने वाला किस एंगल से सुन रहा है और उसी के हिसाब से अपनी बात रखें। डेली लाइफ में भी यही प्रिंसिपल काम आता है। सोचिए, अगर आप किसी दोस्त को समझाना चाहते हैं कि उसका लिया हुआ डिसीजन गलत हो सकता है, अगर आप डायरेक्टली ब्लंट कह देंगे तुम गलत हो, तो शायद वो डिफेंसिव हो जाएगा। लेकिन अगर आप कामली फैक्ट्स और एग्जाम्पल्स के साथ बात करेंगे कि देखो ये अप्रोच भी कंसिडर कर सकते हो, इसके पीछे ये रीजंस है, तो उसकी सोच बदलने की संभावना ज्यादा होगी। प्रोफेशनल सेटिंग्स में भी ये स्किल आपको लीडर बनाती है। क्रिटिकल थिंकर्स जो अपने आइडियाज को लॉजिकली और कॉन्फिडेंटली आर्टिकुलेट कर पाते हैं, वही दूसरों को इन्फ्लुएंस कर पाते हैं, और यही इन्फ्लुएंस इनोवेशन को शेप देता है। तो 7वीं सीख हमें यही बताती है कि सोचना तभी वैल्यूएबल है जब आप उसे इफेक्टिवली कम्युनिकेट कर पाएं। क्लियर, स्ट्रक्चर्ड और एम्पैथेटिक कम्युनिकेशन क्रिटिकल थिंकिंग की असली ताकत है। अब जबकि हमने ये समझ लिया कि कम्युनिकेशन क्रिटिकल थिंकिंग को एम्पलीफाई करता है, अगली सीख हमें ये बताएगी कि कैसे डिसीजन मेकिंग में रिस्क और अनसर्टेनिटी को स्मार्ट तरीके से हैंडल करना क्रिटिकल थिंकर की पहचान बनाता है। अब बढ़ते हैं 8वीं सीख की ओर। साइमन ब्रैडली हमें ये सिखाते हैं कि क्रिटिकल थिंकर की असली पहचान है रिस्क और अनसर्टेनिटी को हैंडल करना। जिंदगी में कोई भी डिसीजन 100% सर्टेनिटी के साथ नहीं लिया जा सकता। हर चॉइस में कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटी होती ही है।
फर्क सिर्फ इतना है कि एवरेज व्यक्ति इस अनसर्टेनिटी से डर जाता है, जबकि क्रिटिकल थिंकर इसे स्मार्ट तरीके से मैनेज करता है। सोचिए, अगर एंटरप्रेन्योर्स हर रिस्क से डर जाते तो कोई भी नया बिजनेस शुरू नहीं होता। स्टीव जॉब्स जब पहली बार एप्पल का प्रोडक्ट लेकर आए तो सर्टेनिटी जीरो थी कि लोग इसे पसंद करेंगे, लेकिन उन्होंने रिस्क को लॉजिकली एनालाइज किया। मार्केट की जरूरतें क्या हैं, टेक्नोलॉजी कितना सपोर्ट कर रही है और फ्यूचर ट्रेंड्स किस ओर इशारा कर रहे हैं। अनसर्टेनिटी थी, लेकिन क्रिटिकल एनालिसिस ने उन्हें सही कदम उठाने का कॉन्फिडेंस दिया। ब्रैडली बताते हैं कि रिस्क हैंडलिंग के लिए 3 स्टेप्स जरूरी हैं। पहला, पॉसिबल आउटकम्स आइडेंटिफाई करना, यानी वर्स्ट केस और बेस्ट केस दोनों सिनेरियोज को क्लियरली देखना। दूसरा, प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करना, यानी कौन सा आउटकम ज्यादा लाइकली है और कौन सा रेयर है। तीसरा, प्रिपेयर्डनेस रखना, यानी अगर वर्स्ट केस हो भी जाए तो आप उसे हैंडल करने के लिए रेडी हो। हमारी पर्सनल लाइफ में भी यही प्रिंसिपल काम करता है। मान लीजिए आप किसी नए सिटी में जॉब ऑफर कंसिडर कर रहे हैं। अगर आप सिर्फ अनसर्टेनिटी पर फोकस करेंगे कि क्या होगा अगर वहां एडजस्ट न कर पाया, तो शायद कभी मूव न करेंगे। लेकिन क्रिटिकल थिंकर सभी एस्पेक्ट्स एनालाइज करता है। ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज क्या हैं, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कैसी होगी, फैमिली पर क्या असर पड़ेगा। लॉजिकल वेइंग के बाद डिसीजन लेना ही असली स्मार्टनेस है। ब्रैडली कहते हैं कि रिस्क से भागना क्रिटिकल थिंकिंग नहीं है, असली ताकत है उसे समझना, मेजर करना और फिर कैलकुलेटेड स्टेप लेना। यही हैबिट आपको इंपल्सिव डिसीजन से बचाती है और लंबे समय तक स्टेबिलिटी देती है। तो 8वीं सीख हमें यही बताती है कि रिस्क से मत डरो, उसे लॉजिकली एनालाइज करो, आउटकम्स वे करो और फिर प्रिपेयर्ड रहकर आगे बढ़ो। यही क्रिटिकल थिंकर की असली स्ट्रैटेजी है। अब जबकि हमने ये समझ लिया कि रिस्क और अनसर्टेनिटी को हैंडल करना क्रिटिकल थिंकर की खासियत है, अगली सीख हमें ये दिखाएगी कि कैसे क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन क्रिटिकल थिंकिंग को और गहराई देती हैं। अब बढ़ते हैं 9वीं सीख की ओर। साइमन ब्रैडली कहते हैं कि क्रिटिकल थिंकिंग सिर्फ फैक्ट्स और लॉजिक तक सीमित नहीं है, इसमें क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन का भी अहम रोल होता है। अक्सर लोग सोचते हैं कि लॉजिकल सोच और क्रिएटिव सोच 2 अलग-अलग चीजें हैं, लेकिन हकीकत ये है कि जब ये दोनों मिलती हैं तभी एक्स्ट्राऑर्डिनरी सॉल्यूशंस निकलते हैं। इमेजिन कीजिए, अगर थॉमस एडिसन सिर्फ प्रैक्टिकल लॉजिक तक सीमित रहते और इमेजिनेशन का इस्तेमाल ना करते तो शायद बल्ब कभी इन्वेंट नहीं होता। उन्होंने लॉजिक से ये समझा कि लाइट कैसे प्रोड्यूस की जा सकती है, लेकिन इमेजिनेशन से उन्होंने देखा कि दुनिया कैसा बदल जाएगी अगर अंधेरा खत्म हो जाए। यही इमेजिनेशन क्रिटिकल थिंकिंग को प्रैक्टिकल और विजनरी दोनों बनाती है। ब्रैडली बताते हैं कि क्रिएटिविटी का मतलब अनरियलिस्टिक सपने देखना नहीं है, इसका मतलब है अल्टरनेटिव पॉसिबिलिटीज एक्सप्लोर करना। मान लीजिए किसी कंपनी का प्रोडक्ट मार्केट में फेल हो गया, एवरेज माइंड तुरंत कहेगा ये आइडिया बेकार है, लेकिन क्रिएटिव क्रिटिकल थिंकर पूछेगा क्या प्रोडक्ट डिजाइन बदलने से यह काम करेगा, क्या ऑडियंस गलत थी, क्या इसे किसी नए तरीके से लॉन्च किया जा सकता है। यही क्रिएटिव क्वेश्चनिंग फेलियर्स को अपॉर्चुनिटीज में बदल देती है। हमारी डेली लाइफ में भी इमेजिनेशन क्रिटिकल है। एग्जाम्पल के तौर पर, अगर आप किसी कॉन्फ्लिक्ट में फंस गए हैं तो सिर्फ राइट या रॉन्ग सोचने के बजाय इमेजिन कीजिए कि अगर हम दोनों मिलकर तीसरा रास्ता निकालें तो क्या होगा। यही इमेजिनेशन रिलेशनशिप्स में हार्मनी लाती है। ब्रैडली ये भी कहते हैं कि क्रिएटिविटी क्रिटिकल थिंकर को रिजिड माइंडसेट से बचाती है। लॉजिक आपको एक स्ट्रक्चर देता है, लेकिन इमेजिनेशन आपको उस स्ट्रक्चर के बाहर पॉसिबिलिटीज देखने की ताकत देती है। दोनों का बैलेंस ही आपको रियल प्रॉब्लम सॉल्वर बनाता है। तो 9वीं सीख हमें यही सिखाती है कि क्रिटिकल थिंकिंग तभी कंप्लीट होती है जब उसमें क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन भी शामिल हो। लॉजिक स्ट्रक्चर देता है, इमेजिनेशन नई पॉसिबिलिटीज दिखाती है। अब जबकि हमने ये समझ लिया कि क्रिएटिविटी क्रिटिकल थिंकिंग को और पावरफुल बनाती है, अगली सीख हमें ये बताएगी कि कैसे सेल्फ रिफ्लेक्शन यानी अपनी सोच को खुद क्वेश्चन करना ग्रोथ की असली कुंजी है। अब बढ़ते हैं 10वीं सीख की ओर। साइमन ब्रैडली बताते हैं कि क्रिटिकल थिंकिंग का सबसे गहरा स्तर है सेल्फ रिफ्लेक्शन, यानी सिर्फ दुनिया को एनालाइज करना ही नहीं, बल्कि अपनी सोच और अपनी कंक्लूजन्स को भी क्वेश्चन करना। अक्सर हम मान लेते हैं कि जो भी हम सोचते हैं वही सही है, लेकिन सच तो ये है कि हमारी सोच भी बायसेस और लिमिटेशन से भरी होती है। अगर हम उन्हें पहचान ही ना पाएं तो हमारा क्रिटिकल थिंकिंग अधूरा रह जाएगा।
मान लीजिए आपने किसी कलीग के बारे में ओपिनियन बना लिया कि वो कोऑपरेटिव नहीं है, लेकिन सेल्फ रिफ्लेक्शन आपको रुक कर ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या मेरी जजमेंट फेयर है, क्या मैंने उसे सही तरीके से समझा है, या मेरी पर्सनल प्रेफरेंस इस परसेप्शन को प्रभावित कर रही है। यही क्वेश्चनिंग आपको बेहतर इंसान और बेहतर थिंकर बनाती है। ब्रैडली कहते हैं कि सेल्फ रिफ्लेक्शन का मतलब है अपने थॉट प्रोसेस पर स्पॉटलाइट डालना। आपने जो एविडेंस चुना, आपने जो रीजनिंग अप्लाई की, उसमें कोई लूप होल तो नहीं? क्या आपने ऑल्टरनेटिव पर्सपेक्टिव्स को कंसिडर किया? इस तरह से खुद को क्वेश्चन करने से क्लैरिटी और मैच्योरिटी दोनों बढ़ती हैं। डेली लाइफ में भी ये बेहद जरूरी है। इमेजिन कीजिए आपने किसी डिबेट में अपने पॉइंट को स्ट्रांगली डिफेंड किया। बाद में जब आप अकेले हों तो खुद से पूछें कि क्या मेरा आर्गुमेंट सच में लॉजिकल था या मैं सिर्फ जीतना चाहता था। सेल्फ रिफ्लेक्शन आपको ईगो से बाहर निकालता है और रियल ग्रोथ देता है। हिस्ट्री में भी बड़े थिंकर्स ने यही किया। सोक्रेटिस का सबसे मशहूर प्रिंसिपल था, एन अनएग्जामिन्ड लाइफ इज नॉट वर्थ लिविंग, यानी अगर आप अपनी लाइफ और सोच पर सवाल नहीं उठाते तो असली विजडम तक नहीं पहुंच सकते। तो ये लेसन हमें यही सिखाता है कि क्रिटिकल थिंकर कभी खुद को फाइनल अथॉरिटी नहीं मानता। वो हमेशा रेडी रहता है अपनी सोच को री एग्जामिन करने और इंप्रूव करने के लिए। 10वीं सीख यही कहती है कि खुद पर सवाल उठाइए। सेल्फ रिफ्लेक्शन आपकी सोच को रिफाइन करता है और आपको लगातार बेहतर बनाता है। अब जब हमने ये समझ लिया कि सेल्फ रिफ्लेक्शन ग्रोथ की असली कुंजी है, अगली सीख हमें ये बताएगी कि डिसीजन लेने के बाद भी फ्लेक्सिबल रखना, यानी बदलते हालात के साथ अडैप्ट करना, क्रिटिकल थिंकिंग का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब आते हैं 11वीं सीख पर। साइमन ब्रैडली हमें यह सिखाते हैं कि क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब रिजिड होकर डिसीजंस लेना नहीं है, बल्कि बदलते हालात के साथ अडैप्ट करना है। फ्लेक्सिबिलिटी क्रिटिकल थिंकर की सबसे बड़ी ताकत है। कई लोग मानते हैं कि एक बार डिसीजन ले लिया तो उस पर अड़े रहना ही मजबूती है, लेकिन सच ये है कि हालात बदलते रहते हैं और कभी-कभी पुराने डिसीजंस को छोड़कर नए रास्ते अपनाना ही सबसे समझदारी भरा कदम होता है। इमेजिन कीजिए किसी बिजनेस ने शुरू में प्रिंट एडवर्टाइजिंग पर बड़ा बजट लगाया। उस समय वो इफेक्टिव था, लेकिन जैसे जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स ने ग्रोथ पकड़ी, वही स्ट्रैटेजी आउटडेटेड हो गई। अगर बिजनेस ने रिजिड होकर कहा होता कि हमने यही चुना है और इसी पर टिके रहेंगे, तो शायद सर्वाइवल मुश्किल हो जाता। लेकिन जिन्होंने फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई और स्ट्रैटेजी बदली, वही आज लीडर्स बने। ब्रैडली कहते हैं कि फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब ये नहीं कि हर समय अपना स्टैंड बदलते रहें। इसका मतलब है एविडेंस और नए सर्कमस्टेंसेस को ध्यान में रखते हुए अपने डिसीजंस को रिव्यू करना और जरूरत पड़ने पर अपडेट करना। हमारी पर्सनल लाइफ में भी यही प्रिंसिपल लागू होता है। मान लीजिए आपने तय किया कि करियर में सिर्फ एक ही पाथ फॉलो करेंगे, लेकिन बाद में जब मार्केट बदल गया और नई अपॉर्चुनिटी सामने आए, तो क्रिटिकल थिंकर वही है जो खुले दिमाग से उन्हें कंसीडर करे। ये अडेप्टेबिलिटी ही लॉन्ग टर्म सक्सेस की गारंटी देती है। हिस्ट्री भी इस प्रिंसिपल की गवाह है। डार्विन ने कहा था, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का असली मतलब ये नहीं कि स्ट्रॉन्गेस्ट स्पीसीज सर्वाइव करती है, बल्कि वो स्पीसीज सर्वाइव करती है जो सबसे ज्यादा अडेप्टेबल होती है। क्रिटिकल थिंकिंग भी यही सिखाती है। तो 11वीं सीख हमें यह बताती है कि स्ट्रॉन्ग थिंकर वही है जो फ्लेक्सिबिलिटी रखता है, चेंज को थ्रेट नहीं बल्कि अपॉर्चुनिटी की तरह देखता है और उसी हिसाब से खुद को एडजस्ट करता है। अब जब हमने ये समझ लिया कि अडेप्टेबिलिटी क्रिटिकल थिंकिंग का इंटीग्रल हिस्सा है, तो अगली और आखिरी सीख हमें ये बताएगी कि कैसे लाइफ लॉन्ग लर्निंग यानी लगातार सीखते रहना इस स्किल को कंप्लीट बनाती है। अब बढ़ते हैं 12वीं और आखिरी सीख की ओर। साइमन ब्रैडली हमें ये सिखाते हैं कि क्रिटिकल थिंकिंग कोई डेस्टिनेशन नहीं, बल्कि लाइफ लॉन्ग जर्नी है। यानी ये स्किल कभी पूरी नहीं होती, बल्कि समय और अनुभव के साथ इवॉल्व होती रहती है। जो इंसान सीखना बंद कर देता है, उसकी सोच धीरे धीरे जड़ हो जाती है, लेकिन जो इंसान लगातार क्यूरियोसिटी और लर्निंग के साथ जीता है, उसकी क्रिटिकल थिंकिंग हर दिन शार्पन होती जाती है। सोचिए, टेक्नोलॉजी हर साल बदल रही है। जो नॉलेज 5 साल पहले रेलेवेंट थी, आज शायद आउटडेटेड हो चुकी है। ऐसे में अगर हम खुद को अपडेट नहीं करेंगे, तो हमारे डिसीजंस पुराने डेटा पर आधारित रहेंगे। यही वजह है कि क्रिटिकल थिंकर्स हमेशा स्टूडेंट की तरह सीखते रहने की एटीट्यूड रखता है। ब्रैडली कहते हैं कि लाइफ लॉन्ग लर्निंग का मतलब सिर्फ किताबें पढ़ना नहीं है, ये लोगों से सीखना है, एक्सपीरियंसेस से सीखना है और अपनी गलतियों से सीखना है। हर न्यू सिचुएशन एक अपॉर्चुनिटी है।
अपनी सोच को टेस्ट करने और रिफाइन करने की। पर्सनल लाइफ में भी ये प्रिंसिपल क्लियर दिखाई देता है। मान लीजिए आपने कम्युनिकेशन में अच्छी मास्टरी हासिल कर ली, लेकिन अगर आप ये सोच लें कि अब मुझे सब आता है तो ग्रोथ वहीं रुक जाएगी। लेकिन अगर आप हर इंटरैक्शन को एक नई लर्निंग मानेंगे कि क्या मैं और क्लियर बोल सकता था, क्या मैं और एम्पैथेटिक सुन सकता था, तो आपकी स्किल लगातार बेहतर होती जाएगी। हिस्ट्री के सबसे बड़े थिंकर्स ने लाइफ लॉन्ग लर्निंग को ही अपना आधार बनाया था। सोक्रेटिस ने कहा था, मुझे सिर्फ इतना पता है कि मुझे कुछ नहीं पता। यही ह्यूमिलिटी उन्हें लगातार सीखने और अपनी सोच को रिफाइन करने की ताकत देती थी। तो आखिरी सीख हमें यही बताती है कि क्रिटिकल थिंकिंग एक नेवर एंडिंग प्रोसेस है। जितना ज्यादा आप सीखेंगे उतना ही आपकी सोच गहरी, मैच्योर और इम्पैक्टफुल बनती जाएगी। अब जबकि हमने ये समझ लिया कि लर्निंग कभी रुकनी नहीं चाहिए, अब वक्त है इस पूरी जर्नी को समेटने का और देखना है कि साइमन ब्रैडली की क्रिटिकल थिंकिंग हमें जिंदगी के हर मोड़ पे कैसे एम्पावर करती है। कंक्लूजन। पूरी किताब की यात्रा हमें एक गहरी सच्चाई दिखाती है। सोचना सिर्फ जानकारी जुटाना नहीं है, बल्कि सही ढंग से सवाल पूछना और सही फैसले लेना है। क्रिटिकल थिंकिंग हमें ये ताकत देती है कि हम अजम्पशंस को चैलेंज करें, एविडेंस तलाशें, लॉजिक और इमेजिनेशन दोनों का इस्तेमाल करें और सबसे जरूरी, खुद को लगातार सीखने और बदलने के लिए तैयार रखें। साइमन ब्रैडली का संदेश यही है कि क्रिटिकल थिंकिंग किसी खास सब्जेक्ट तक सीमित नहीं है। ये हमारी जिंदगी के हर हिस्से को शेप करती है, करियर से लेकर रिलेशनशिप्स तक, फाइनेंसेस से लेकर क्रिएटिविटी तक। जब हम हर सिचुएशन को क्लियर माइंड और बैलेंस्ड अप्रोच से देखते हैं तो गलतियां कम होती हैं और पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती हैं। शायद क्रिटिकल थिंकिंग का सबसे बड़ा फायदा यही है कि ये हमें भीड़ से अलग खड़ा करती है। जब ज्यादातर लोग हर्ड मेंटालिटी से डिसीजंस लेते हैं, तब क्रिटिकल थिंकर फैक्ट्स, लॉजिक और एम्पैथी के साथ आगे बढ़ता है। यही उसे ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाता है। अब सवाल यह है कि क्या आप इस कहानी को अपनी जिंदगी में उतारने के लिए तैयार हैं? अगली बार जब कोई र्यूमर आपके सामने आएगा, अगली बार जब कोई बड़ा डिसीजन लेना होगा, तो क्या आप बिना सोचे रिएक्ट करेंगे या पॉज लेकर क्रिटिकल सोच का इस्तेमाल करेंगे? याद रखिए, हर छोटा सा कदम आपकी सोच को शार्पन करता है और आपको और मैच्योर बनाता है। तो फ्रेंड्स, अगर इस किताब की बातें आपके दिल को छू गईं, तो इसे शेयर कीजिए और अपने थॉट्स हमें कमेंट में जरूर बताइए। और अगर आप ऐसी ही इंस्पायरिंग और थॉट प्रोवोकिंग किताबों की समरी सुनना चाहते हैं, तो स्टोरी मैग्नीफाइड को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। यहाँ हम आपको सिर्फ बुक्स का सार नहीं देते, बल्कि एक नई नज़र से सोचने की कला भी सिखाते हैं। क्योंकि याद रखिए, जिंदगी में सबसे बड़ी ताकत वही है जो आपके दिमाग और दिल दोनों को सही दिशा में ले जाए।